हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आपने देखा था कि क्या क्या लास्ट वीडियो में देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला निकाला था और डायमेंशनल इक्वेशंस भी देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डायमेंशन एनालिसिस का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। कुछ क्या मतलब उनका एप्लीकेशन क्या है वही देखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन दिखाया था। क्या क्या एप्लीकेशन था? पहला एप्लीकेशन था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसको डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। सो कॉपी और पेन निकालो, शुरू करते हैं। पहला देखो, एप्लीकेशन में पहला है कन्वर्ट वन सिस्टम of unit to another, one system of unit to another। एक सिस्टम है यूनिट का, उसको हमको क्या करना है, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। सो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मली जनरली क्या है कि विदाउट डायमेंशन भी हम कर सकते हैं, विदाउट डायमेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कन्वर्शन जिसको हम नॉर्मली नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे। ये नहीं कि हमेशा यूज कर लें, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो कि हमको बोला कि बोला है कि 72 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है। ठीक है, इसको हमको करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये आसानी से हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो क्या होगा, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आवर को सेकंड में कर देंगे। तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 72 किलोमीटर है तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आवर को क्या कर सकते हैं, एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इतना करके हम इसे सॉल्व करें तो हमको आंसर मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमें दूसरा कुछ करना है, जैसे हम बोले कि ऐसे 1 न्यूटन है और इसे कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है, डाइन न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स है, और डाइन क्या है, वो भी फोर्स है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, ये सीजीएस में, ये एसआई में है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो अगर ऐसे करें ना तो डिफिकल्ट होगा। कर सकते हैं बट डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो आज हम ये एप्लीकेशन देखेंगे कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू अर्ज जो है, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क का यूनिट जो है ये जूल है, और ये किसमें, वर्क या एनर्जी, वर्क बोले या एनर्जी बोले, उसका यूनिट जूल होता है। तो जूल जो ये किसमें, एसआई यूनिट में है। ठीक है, और ये अर्ज किसमें है, सीजीएस यूनिट में है। ये ध्यान देने की बात है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जूल से अर्ज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा बट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम अब डायमेंशनल मेथड से, डायमेंशनल एनालिसिस से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का, पहला रूल है कि पहले पता करना है कि ये जो यूनिट दिया हुआ है, इसका रूल देखो, पहला जो यूनिट दिया हुआ किस क्वांटिटी का यूनिट है ये पता होना चाहिए। ठीक है, किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो यहाँ पे ये वर्क का यूनिट है या फिर एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट दिया है ये सीजीएस में है, एसआई में है, या किस सिस्टम में है। तो यहाँ पे ये किसमें, एसआई में है। तीसरा क्या पता होना चाहिए कि हमको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज पता होना चाहिए, जो क्वांटिटी दिया हुआ है उस क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। इतना चीज अगर पता है देन वी कैन इजिली सॉल्व दिस और कन्वर्ट दिस इनटू वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस जो भी क्वांटिटी का ये यूनिट है उस क्वांटिटी का हमें डायमेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है जूल, ये किसका है, यहाँ पे वर्क का है।
तो इसको वर्क का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, बाद में डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या है, m1 L2 E - 2, यही है। ये तो हमने निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो डायमेंशंस क्या है इसके, देयरफॉर डायमेंशंस क्या है इसके, डायमेंशंस ऑफ वर्क इन लेंथ, मास, इन मास लेंथ टाइम, इन मास लेंथ एंड टाइम आर, इसको लिख देते हैं, मास वाले को a लिख देते हैं, a = 1 दिया हुआ ना, मास वाले का मास का पावर कितना है 1, तो a = 1 लिख दिया। b = 2, हम इसको लेंथ वाले को b मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ का जो भी डायमेंशन उसको हम क्या मान लिया, b है, b = क्या लिखा 2। टाइम का जो भी डायमेंशन उसको हम c मान लेते हैं, दैट इज c = -2 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना लिखना है, इतना तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, पहला फर्स्ट सिस्टम, और ऐसे लिख देता हूं, सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2, ठीक है ना, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अब सिस्टम 1 क्या है, यहाँ पे सिस्टम 1 मतलब जिसको हमें कन्वर्ट करना है। सिस्टम 1 यहाँ पे क्या है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो किसको कन्वर्ट करना है, जूल को, और जूल क्या है, ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट में मास को क्या लिखते हैं, लेंथ को क्या लिखते हैं, टाइम को क्या लिखते हैं, वो लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा यूनिट में मास को, जबकि ये SI में है ना, सिस्टम 1 किस में, SI में है। SI में मास को हम m1 लिख देते हैं, और मास को कितना लिखते हैं, kg में लिखते हैं ना, तो 1 kg लिख देते हैं। मास को किस में लिखते हैं, kg में, किसमें, SI यूनिट में। क्यों लिखा, जूल, क्योंकि SI यूनिट में है। तो m1 = 1 kg। उसके बाद लेंथ कैपिटल L1 = किस में लिखते हैं, मीटर में, 1 मीटर, ठीक है। टाइम, उसके बाद टाइम T1 = कितना होगा, 1 सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। अब सिस्टम 2 की बात करते हैं। सिस्टम 2 किसमें, ये वाला यूनिट है जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये किसमें है, CGS में है। CGS में क्या लिखेंगे, मास m2, यहाँ पे हमने m1 लिखा था, यहाँ पे हमने मास को m2 लिख दिया। m2 को क्या लिखना है, ग्राम में, क्योंकि CGS में मास क्या होता है, ग्राम में होता है। उसके बाद लेंथ को क्या लिखेंगे, L2, इसको क्या लिखेंगे, L2 को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि CGS यूनिट में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर होता है। टाइम T2 = टाइम, तो वही सेकंड में ही रहेगा, 1 सेकंड। इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया, दिख रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। आप देखो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कैसे, देखो यहाँ, ठीक है। और इसको मैं रब कर देता हूं, नहीं चाहिए। और एक चीज यहाँ पे लिखना है, जो क्वांटिटी है, इसको ये दिया हुआ ना, सिस्टम 1 में क्वांटिटी दिया 1 जूल, कितना दिया है, 1 जूल दिया हुआ है। तो N1 = 1 दिया हुआ, उसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है। N2 हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम में उसका वैल्यू कितना होगा, हमको निकालना है, ठीक है ना। इस सिस्टम में उसका वैल्यू कितना होगा, N2 = क्वेश्चन मार्क, हमको निकालना है, ओके। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये कैसे होगा, अब ये होगा, ये जो सिस्टम है, ये जो कन्वर्शन ना, ये किस पे बेस्ड है, कि क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो वैल्यू होता है, क्वांटिटीज का जो वैल्यू होता है, उसको यूनिट चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। जैसे हमने 1 मीटर लिखा, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो हमने यूनिट चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज हो गया क्या, इक्वली है ना। 1 मीटर = 100, हम लिखो 1 = 100 लिख दिया, लेकिन चेंज क्या हुआ, मीटर सेंटीमीटर में चेंज हुआ। मतलब यूनिट चेंज करने से इसका मैग्नीट्यूड जो है, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है। बस यही सिस्टम यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो यूनिट कैसे लिखेंगे इसको, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नो क्या यूज करना पड़ेगा,
n1 टाइम्स डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है, क्या क्या डायमेंशन है, m1 है, l1 है, t1 है। तो m1 का पावर में a लिखना है, l1 का पावर में b लिखना है, t1 का पावर में c लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू n2 टाइम्स, सेम प्रोसीजर यहां पे m2 लिखना है, l2 लिखना है, t2 लिखना है, m2 का पावर a, l2 का पावर b, t2 का पावर c। ठीक है, ये हो गया। डायमेंशन चेंज नहीं होगा, यूनिट चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। बस ये हो गया ना। हमें क्या निकालना, n1 दिया हुआ, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये हमें तो हमको पता है, ये सब a b c भी पता है। तो पहले लिखा था ना, a इज इक्वल टू कितना लिखा था, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमें n2 पता करना है, तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 पता करना है। ये तो n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, n2 पता करना। तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, m1 टाइम्स a, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, क्लोज। अब इस वाले पूरे टर्म को क्या करेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे। सो हम लिख सकते हैं, साइड चेंज कर रहे हैं ना, m1 m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये रब कर दे, ये नहीं चाहिए, नीचे इसका वैल्यू याद रखना है, बस इसका वैल्यू याद रखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो n2 इज इक्वल टू n1 रहने देता हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। जिसको m1 का पावर a है, m2 का भी पावर a है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं अगर अलग करके, m1 बाई m2 टू दी पावर a, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि m1 का भी पावर a है, m2 का भी पावर a है, और ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। इनटू फिर क्या है, l1 का पावर b है, l2 का पावर b है, तो ये भी अलग हो जाएगा, l1 बाई l2 टू दी पावर b इनटू फिर क्या होगा, t1 छोटा हो जा रहा है, t1 बाई t2 टू दी पावर c। ठीक है, अब देखो n2 इज इक्वल टू, n1 का वैल्यू कितना था 1 इनटू m1 हमने कितना लिखा था 1 kg डिवाइडेड बाई m2 क्या लिखा था 1 ग्राम, a का वैल्यू कितना था 1 इनटू ये l1 का वैल्यू कितना था 1 मीटर, और ये l2 का वैल्यू कितना था 1 सेंटीमीटर, पावर कितना था b कितना था 2 इनटू t1 कितना था 1 सेकेंड, t2 कितना था 1 सेकेंड, पावर c कितना था -2। ठीक है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, ये अब नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया काम तमाम इसका। अब किसको किस में कन्वर्ट करना था, किसको किस में कन्वर्ट करना था, हमें सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना था, मतलब 1 को 2 में कन्वर्ट करना था। तो 2 किस में है, ग्राम में है, तो 1 को हमको ग्राम में लेके जाना है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये लिखना पड़ेगा बस। इंप्लाइज n2 इज इक्वल टू 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। m1 का ये कितना 1 kg है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम टू द पावर 1 इनटू ये कितना होगा 1 मीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू द पावर -2 है, तो 1 के ऊपर कुछ भी हो, 1 के ऊपर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही होगा। 1 के ऊपर कुछ भी हो, आंसर कितना होगा, 1 का पावर कुछ भी हो, उसका आंसर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमको, देखो यहाँ पे ग्राम इसको काट दो, इसको काट दो। ठीक है, तो ये कितना मिला 1000, यहाँ पे कितना मिला 100 का पावर 2, क्योंकि नीचे 1 है, नीचे 1 है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर 3 इनटू यहाँ पे कितना है 2 जीरो है, तो 10 का पावर 2 और उसका पावर 2, ऑलरेडी एक 2 है, इसका ये 10 2 जीरो है ना, तो 10 का पावर 2। ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, और ये जो भी आ रहा है किस में आ रहा है, ये जो भी आ रहा है ये अर्ज में ही आ रहा है, ये जो भी आ रहा है ये किस में आ रहा है अर्ज में आ रहा है। ठीक है, सो 10 टू द पावर 3
और ये कितना होगा 10 स्क्वायर होल स्क्वायर करने से कितना होगा 10 to the power 4 अर्ज। सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट 10 to the power 7 अर्ज। सो n2 मिल गया 10 to the power 7। तो ये सब लिखना, ये अर्ज भी नहीं लिखना है, 10 to the power 7 लास्ट में लिखेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है इसके बारे में। तो n2 का वैल्यू कितना आया 10 to the power 7। n1 कितना था 1, n1 1 था और n2 कितना आया 10 to the power 7। तो हमको क्या मिला, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ज मिला। तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया कि 1 जूल के बराबर 10 to the power 7 अर्ज होता है। सो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और दे देता हूं, तुम लोग खुद कन्वर्ट करना है, इसको रब कर देता हूं। हाँ, एक और दे देता हूं, खुद करना है। देखो यहां पे कन्वर्ट है कि 1 न्यूटन इंटू डाइन, इसको कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन इंटू डाइन, इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट करके इसका आंसर कितना होगा कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना है कितना होगा इसका आंसर, 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, नंबर 2, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन है चेक द रिलेशन, ऐसे लिख दो, चेक द रिलेशन, और चेक द करेक्टनेस लिखता हूं, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन ले लेता हूं, ठीक है। रिलेशन मतलब वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ले लेता हूं, सपोज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, S जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये पढ़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। U क्या है, वेलोसिटी है, U यहाँ पे वेलोसिटी है। T क्या है, टाइम है, ठीक है। A क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। तो बोला कि रिलेशन जो है या फॉर्मूला जो है ये करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसका डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ S निकालते हैं। S का डायमेंशन, S क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बोला मैंने, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब L होगा, L लिखते हैं, और इसको डायमेंशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर कितना होगा 1, और T है ही नहीं तो T का पावर 0, ये हो गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ UT, हमको इसका निकालना पड़ेगा, इस वाले टर्म का कितना डायमेंशन है। U क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी का या स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, तो स्पीड का डायमेंशन या वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, M का पावर 0 होता है, L का पावर 1 होता है, T का पावर -1 होता है, ठीक है। और ये T क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन कितना होता है, T होता है, ठीक ना। तो हम कितना लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर -1 है, यहाँ T का पावर 1 है, तो 1 और -1 कितना हो जाएगा 0, सो T का पावर 0, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा टर्म कौन नहीं होता, तीसरा वाला देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हाँ, इसमें उतना डिफिकल्ट नहीं, एक बार समझ जाने से बाकी सब किया जा सकता है, बस क्वांटिटीज पता होना चाहिए, पता हो जाएगा धीरे धीरे। तो डायमेंशन ऑफ, नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, हाफ तो ये डायमेंशनलेस चीज है। हाफ क्या है, जो नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका डायमेंशन है ही नहीं।
ये ए क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता था, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2, ठीक है। और ये t क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन t, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, m का पावर 0 होगा, l का पावर 1, यहाँ t का पावर -1 है, यहाँ t का पावर 2 है, तो -2 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा, t का पावर 0। तो ध्यान से देखो, तो इस वाले क्वांटिटी का या इस वाले टर्म का डायमेंशन कितना है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0, ठीक है ना। ये है इस वाले टर्म का डायमेंशन क्या सेम है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। इस वाले टर्म का डायमेंशन क्या, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। तो ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। देयरफॉर फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला और गिवन रिलेशन इज, गिवन रिलेशन इज करेक्ट, करेक्ट। याद समझ में आ गया कैसे करेक्ट होगा, कि सबका जितने भी टर्म्स है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन क्या है, 0 1 0, यहाँ पे क्या है 0 1 0, यहाँ पे 0 1 0। मास लेंथ टाइम में डायमेंशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है देन दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे पता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। रब कर देता हूं, पॉज करके लिख लो, लिखना है तो। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 3 है डिराइव, नंबर 3 टू डिराइव ए फॉर्मूला, टू डिराइव ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला या रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। टू डिराइव ए फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करना है, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में भी आता है, तो याद रखना है, जब बोले कि डायमेंशनल एनालिसिस से ही करना है, तभी मैं अभी जो करा रहा हूं ये करना है। और सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ दे तो हमें वो वाला जो हम बाद में पढ़ेंगे उससे करना होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। तो यहाँ पे जो करेंगे वो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस से कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो पहले तो पता होना चाहिए कि पेंडुलम क्या है। पेंडुलम कुछ भी नहीं है, एक रस्सी ले लो, एक रस्सी ले लो, ठीक है, एक थ्रेड ले लिया और उसमें एक पत्थर लटका दिया, ठीक है। अब बस ये हो गया तुम्हारा पेंडुलम। क्या हो गया, पेंडुलम। एक थ्रेड लिया उसमें क्या लटका दिया, पत्थर, बस ये क्या हो गया, पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। कैसा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। देखो अब सिंपल पेंडुलम को मैंने ऐसे लटका दिया, ठीक है। ये जो पत्थर जो बना ना, इसका नाम है बॉब, इसको बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब, ठीक है। पत्थर जो लटका है इसको बॉब बोलते हैं। अब इसको पकड़ के जब खींचेंगे, खींच के यहाँ पे लाएंगे, खींचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाके जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और फिर क्या यहाँ पे रुक जाएगा, क्या नहीं, फिर ये वापस आएगा। तो यहां से इसको, यहाँ पे था, इसको पकड़ के यहाँ पे ले गए, यहाँ से जब छोड़ा हमें तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, तो यहां से यहाँ जाकर फिर यहाँ आने में जो टाइम लगता है, यहां से छोड़ा मैंने, यहाँ गया, फिर वापस आएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कुछ भी कोई हवा कोई नहीं रोक रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो उस में जो टाइम लगा, उसी टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और वही टाइम पीरियड हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका लेंथ है L, इस बॉब का मास है M, ठीक है। अब ये घूमेगा, इसको फिर ऐसे लटका देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा ना, ऑसिलेट करेगा इधर उधर। तो किसके इफेक्ट में करेगा, ग्रेविटी के अंडर में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको पकड़ के हमने छोड़ दिया। अब ये अपने आप ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे, अपने आप एक बार पकड़ के छोड़ दिया, यहाँ पे लाके ऐसे, यहाँ पे था ऐसे उठाया और छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अपने आप ग्रेविटी के वजह से ये अपना इधर उधर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये टाइम पीरियड जो होगा, इसका टाइम पीरियड यहां से यहां तक जो जा रहा है वो किस पे डिपेंड कर सकता है, इस लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, इस पत्थर के मास पे डिपेंड कर सकता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो वही चीज यहां पे लिखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा लेट द टाइम पीरियड t depends upon number 1 mass of bob, इसको हमने m लिख दिया। नंबर 2 लेंथ ऑफ पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम l लिख दिया, ठीक है। और नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हमने स्मॉल जी लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने इसको स्मॉल जी लिख दिया, ठीक है। अब ये स्पेस पे डिपेंड कर सकता है, तो कैसे डिपेंड कर सकता है हमको कुछ भी नहीं पता, किस तरह से डिपेंडेंट है, क्या लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्या होगा, हमको कुछ भी नहीं पता। हमने कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया, हम जब बाद में हमको पता चलेगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमको कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि लेट टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास है, मास का पावर ए, लेंथ का पावर बी और जी का पावर सी। हमने ऐसे लिख दिया कि टी जो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब हो सकता है कि मास बढ़े तो टाइम पीरियड बढ़े, हो सकता है लेंथ बढ़े तो टाइम पीरियड बढ़ सकता है, हो सकता है जी बढ़े तो टी भी बढ़ सकता है। क्यों हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कि ए बी पावर मैंने ए बी सी लगाया हुआ है। अब ए तो +1 -1 भी हो सकता है, +½ -½ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि टी जो है वो मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, जी पे डिपेंडेंट, किस तरह डिपेंडेंट हमने वैसे लिख दिया, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पता कर लिया हमने तो हम बोल सकते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंट है। अभी तो बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट है, लेकिन कैसे डिपेंडेंट है, क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये तो हमको नहीं पता चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम पता कर लें कि जो पावर लिखा है एबीसी जो लिखा है वो क्या है, तब, ठीक है। तो बस यहां पे देखो, हमने बोला कि प्रोपोर्शनल है, क्या बोला हमने, प्रोपोर्शनल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, के इक्वल लिख देते हैं, कुछ कांस्टेंट लगा के के m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। के क्या है, के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को यहाँ पे हमने लिखा है, ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है, अब मुझे ए बी सी निकालना। तो टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टी, टाइम पीरियड का मतलब तो टाइम है। तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, टी, और इसका डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। सिर्फ टाइम है ना, इज इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है, m क्या है, मास को क्या लिखते हैं, m का पावर कितना है, a, l क्या है, लेंथ को कैपिटल L, उसका पावर कितना है, b, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2 और उसका पावर में क्या है, c, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो काम सोचो कि हो गया, डिराइवेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे m का पावर 0 है, l का पावर 0 है, t का पावर 1 है। ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ m का पावर कितना है, a, यहाँ m का पावर 0 इंटू c, यही तो m का पावर 0 है, उसका पावर में कितना है, c है। तो m का पावर 0 इंटू c तो 0 ही होगा, तो m का पावर a और m का पावर 0 तो मिलकर क्या होगा, m का पावर a, ठीक है। यहाँ l का पावर b है और यहाँ l का पावर 1 और c, तो l का पावर c होगा, l का पावर b और l का पावर c होने से l का पावर क्या होगा, b प्लस c। ये तो पता ही है, क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं हम। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर टाइम कहीं दिख रहा नहीं है, तो टाइम यहीं पे दिख रहा है, टाइम कितना होगा, t का पावर -2 है और एक c है पावर, तो 2c होगा, खत्म।
अब क्या करना है कि पावर को इक्वेट्स करना है, पावर इक्वल होता है डायमेंशन, जो ये पावर क्या है एक्चुअली में डायमेंशन है ना, ये पावर क्या है डायमेंशन है, ये डायमेंशन क्या होता है इक्वल होते हैं ना, तो डायमेंशन इक्वल होने से क्या होगा, अब यहाँ पे m का पावर कितना है 0, यहाँ m का पावर a, तो a क्या होगा 0। उसके बाद यहाँ l का पावर कितना है 0, यहाँ l का पावर कितना है b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिला 0। यहाँ पे t का पावर कितना है 1 और यहाँ t का पावर कितना है -2c, तो -2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आएगा -1/2 आएगा, देखो यहाँ पे -2 इधर जाएगा तो -1/2 होगा ना। ठीक है, c का वैल्यू -1/2, तो इस c को यहाँ पे बिठा दो, सो b c के जगह पे क्या लिख सकते हैं -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना मिला हाफ, माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b का वैल्यू मिल गया हाफ, c का वैल्यू मिल गया -1/2 और a का वैल्यू मिल गया 0। ठीक है, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, पुट कर देते, हो गया ना काम खत्म। देयरफॉर इस वाले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखा था इसको नंबर 1 दे देना। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू k, m का पावर कितना होगा 0, a हमने 0 लिखा, l का पावर कितना है b कितना है हाफ, g का पावर क्या है c का पावर कितना है -1/2। हाँ, तो काम तमाम। देखो m का पावर 0 कितना होगा 1, m का पावर 0 मतलब क्या 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो t इज इक्वल टू k, m का पावर 0 है 1 होगा तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, l का पावर कितना है हाफ, l का पावर कितना है हाफ, g का पावर कितना है -1/2 है तो उसको नीचे लिख देना g का पावर हाफ, तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे होता है ना 1 अगर g स्क्वायर रेखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ g टू द पावर -2 लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो g का पावर -1/2 लिखा तो यहाँ पे नीचे लिख दूंगा g का पावर हाफ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू k, ये होगा √L/, हाफ, किसी भी a टू द पावर हाफ अगर है तो उसका मतलब है √a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है l का पावर हाफ है, g का पावर भी हाफ है, तो दोनों ही तो रूट है ना, दोनों ही रूट है मतलब दोनों ही रूट के अंदर आ जाएगा √L/g। अब यहाँ पे देखो ये जो k है ना, k इसका वैल्यू क्या होगा ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं लग सकता है, हमें दूसरे मेथड से इसको पता कर सकते हैं, तो दूसरे मेथड से इसको पता किया गया और इसका वैल्यू निकला है k इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू 2 बाय यूजिंग अदर मेथड्स। इस मेथड से इस k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको दूसरे मेथड से या एक्सपेरिमेंट करके इस k का वैल्यू निकाला गया है और k का वैल्यू मिला है 2 और वहां से हमको मिल गया therefore t is equal to 2 √L/g। so this is the formula for time period of a simple pendulum। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है ना। सो ये हो गया, तो ये 3 एप्लीकेशंस था और तीनों मैंने एक एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे इसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस की बात करेंगे। इसका लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, पहला लिमिटेशन तो अभी मैंने बताया कि जो k है ना, k उसका वैल्यू पता नहीं कर सकते, तो k क्या है, इट डज नॉट गिव, इट कैनॉट give us information about the proportionality constant। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना उसका इंफॉर्मेशन ये नहीं बता सकता, उसका वैल्यू क्या होगा उसका कुछ भी नहीं है बता सकता, तो यहां से इसका एक ये लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, it cannot ऐसे लिख सकते, if a quantity depends on
factors depends on factors more than 3 having dimensions formula cannot be derived। मतलब हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते कि अगर एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डायमेंशन वाले क्वांटिटी पे ऐसे क्वांटिटी जिनका डायमेंशन हो और ऐसे 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे कोई एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो कि टाइम पीरियड हमने क्या लिखा था कि टाइम प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c, ये लिखा था। अगर यहाँ पे m l g के अलावा और कुछ होता है, यहाँ पे और कुछ भी होता है, ठीक है, 3 पे डिपेंडेंट है तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, डायमेंशन इसका भी डायमेंशन। अगर फोर्थ एक क्वांटिटी होता और जिसका डायमेंशन भी होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इधर तुमने देखा होगा इसका डायमेंशन में कितना था, m था, l था, t था, इधर भी m था, l था, t था, लेकिन यहाँ पे अगर और एक आ गया तो इक्वेट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मोर देन 3 है, डायमेंशनल है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते और फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ये इसका एक लिमिटेशन है। नंबर 3, इट डज नॉट गिव information that a physical quantity is scalar or a vector। ये भी नहीं बता सकते, इस फॉर्मूला से हम ये नहीं बता सकते जो फिजिकल क्वांटिटी निकला है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये नहीं बता सकते। तो ये इसका लिमिटेशन। उसके बाद और एक लिमिटेशन है इसका, नंबर 4, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे नंबर 4, इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन एटसेट्रा। तो ये सब चीजों को इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है, या जैसे सोचो कि तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्मूला पता है ना, तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम इसको बता सकते हैं क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, करेक्ट है या रॉन्ग है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि ये यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ये क्या है, एंगल है ना, थीटा क्या होता है, एंगल है। तो ये जो एंगल है ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे किसी का डायमेंशन है ही नहीं, तो डायमेंशन कैसे यूज कर सकते हो? सो इस तरह के अगर कुछ भी आता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वहां पे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब मैं कुछ 2-1 न्यूमेरिकल करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलेगा तो कैसे करना है। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, सपोज एक क्वेश्चन है कि वैन डर वाल इक्वेशन केमिस्ट्री में मिलेगा। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है कि P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा तुमको। बोला कि ऐसा एक इक्वेशन है जिसमें P क्या है, बोला कि ये जो P है ये प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। V जो है वो क्या है? वॉल्यूम है। ये R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये T क्या है? टेम्परेचर है। यहां पे ऐसा दिया हुआ है।
ये सब है, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन बताओ, ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन बताओ। तो कभी नहीं पढ़ा होगा तो देख के डर लग जाएगा, अरे यार ये क्या है, पहले तो ये इक्वेशन ही नहीं पता हमें, ऊपर से पूछ रहा है कि ए क्या है बी क्या है, उसका डायमेंशन बताओ। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एक चीज है, तो कुछ तो दिया हुआ है ना, क्या कह दिया है, ये पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम, ये वी भी वॉल्यूम, ये वी भी वॉल्यूम, ठीक। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी है, ऐसे सोचो कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर प्लस ए बाई वी स्क्वायर है ना। तो हम प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लेंथ को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं, प्रेशर को वॉल्यूम के साथ ऐड कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना, लेंथ अगर है तो लेंथ के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। वरना अगर कोई बोले कि 2 किलोग्राम से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, कर सकते हो क्या, नहीं हो पाएगा। कोई बोले कि 1 न्यूटन फोर्स से 1 जूल एनर्जी माइनस कर दो, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इतना समझ में आ गया तो ये आसानी से हो गया। अब बोला है यहाँ पे कि हम प्रेशर है, ये वाला क्या है, प्रेशर है, तो ये वाला भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। समझ में आ रहा है ना, प्रेशर के साथ क्या ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये P प्रेशर है तो बाकी का जो भी चीज यहाँ पे है वो क्या है, वो भी तो प्रेशर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये प्रेशर है तो प्लस क्या कर सकते हैं, प्रेशर के साथ क्या ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ऐड कर सकते हैं, या प्रेशर के साथ प्रेशर ही माइनस किया जा सकता है। तो ये अगर प्रेशर है तो ये वाला